लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंगुलर मोमेंटम। अब लास्ट ईयर हमने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सीखा था। अब उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल है और ये मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मान लो ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से लेके इस पार्टिकल का हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। ओके, हमें करना क्या है, हमें लीनियर मोमेंटम का r के साथ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो फिर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, तो ये जो स्मॉलर एंगल थीटा मिला है ये रेडियस वेक्टर और मोमेंटम के बीच में है। अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। सो इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है और ये r है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी r sin थीटा। तो अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं कि l का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सो दैट विल बी r into p into sin थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है फिलहाल एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है rp sin थीटा। अब हमें करना क्या है, हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो हमारा अगला डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो याद कीजिए पिछली बार हमने लेक्चर के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकाला था। उसके लिए सारे पार्टिकल जितने भी हैं, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दिया था, तो ऐड करके हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मिल गई थी। सेम वही कांसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, उसको जब ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमको पूरी बॉडी का मिल जाएगा। तो लेट अस कंसीडर कि एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 m4 ऐसे करते करते mn तक। अब अगर उसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा पार्टिकल नंबर 1 का, तो होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, v r ओमेगा के बराबर होता है, सो वी कैन से दैट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। तो हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा m1 r1 ओमेगा। ओके, अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर हम कहें कि टेंजेंशियल होगी, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल विद द रेडियल एक्सिस, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो sin 90 होता है 1, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा r into p, जस्ट r into p। तो पहले वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा p1 into r1, जिसमें p1 का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं m1 r1 ओमेगा। ये यहां सब्स्टिट्यूट करना है, m1 r1 ओमेगा into r1, so r1 r1 will become r1 square, so this is m1 r1 square ओमेगा। उसी तरीके से हम L2 का भी निकाल लेते हैं, सेम ही होगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करते करते सारे पार्टिकल्स का निकालते हैं। लास्ट पार्टिकल हमारा nth पार्टिकल, दैट विल बी mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगा सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा। अब एंगुलर मोमेंटम लिखने के बाद हमें सब में से ओमेगा कॉमन मिलेगा, तो हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने हमारे पास रहेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, दैट्स ऑल अप टू mn rn स्क्वायर। नाउ ये टोटल हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू 1 to mi r स्क्वायर, जिसे पिछली बार काइनेटिक एनर्जी में मिला था। और ये एक्सप्रेशन किसके लिए रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा i, सो द आंसर विल बी एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू i into ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे एक्सप्रेशन को भी पता लगा लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक पार्टिकल के लिए हमारे पास टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो है, टॉर्क इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस f बार, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो दिस इज rf sin थीटा। तो ये फॉर्मूला लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के अंदर कवर हो चुका है। तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टॉर्क ऑफ द पार्टिकल। अब अगर मुझे यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वही जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हर पूरे बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का टॉर्क निकाल के सबको ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ द बॉडी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अज्यूम क्या किया है, एक बॉडी है जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट अल्फा से घुमा रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं
और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब अगर मान लिया जाए m1 m2 m3 ऐसे करते करते ml नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वो r1 r2 दैट्स ऑल अप टू rn है। याद ये रखना है कि सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। अब क्या करना है, देखिए आगे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, a is the linear acceleration and linear acceleration is equals to r times angular acceleration. So this is the formula. तो अगर मुझे ये मालूम है कि हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मैं लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पहले वाले पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन होगा a1 एंड दैट विल बी r1 इनटू अल्फा, वैसे ही दूसरे पार्टिकल का a2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू r2 इनटू अल्फा, और ऐसे करते करते n पार्टिकल तक आ जाएगा। फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा है पार्टिकल के ऊपर। सो पहले पार्टिकल को अगर कंसीडर करें, तो पहले पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F1 एंड दैट इज इक्वल्स टू m1 इनटू a1, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज r1 अल्फा, तो हम a1 की जगह लिख देंगे r1 अल्फा, सो इट विल बी m1 r1 अल्फा, ओके। नाउ अगर मैं ये मान लूं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो अगर टेंजेंशियल है, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, मतलब इस फार्मूले में यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा और sin 90 हो जाएगा 1, इस वजह से फार्मूला होगा r into f, जस्ट r into f। इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टॉर्क का, तो उसके मैग्नीट्यूड के लिए ये नहीं, ये वाला फार्मूला लेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, टेंजेंशियल एक्ट हो रहा है फोर्स बॉडी के ऊपर। सो द फर्स्ट टॉर्क τ1 विल बी इक्वल्स टू f1 into r1, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। अब f1 तो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं m1 r1 अल्फा, सो अगर हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट करते हैं m1 r1 अल्फा और एक r1 ऑलरेडी है, सो r1 and r1 will become r1 square, so the first torque will be m1 r1 square alpha, m1 r1 square alpha। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड और ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टॉर्क कैलकुलेट करने हैं, so that will be m2 r2 square alpha, that's all up to mn rn square alpha। now what will be the total magnitude of the resultant torque, that will be sum of the addition of all the individual torques। तो सारे torques को हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये एक्सप्रेशन यहाँ तक आ जाएगा, m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square, और सब में कॉमन क्या था, अल्फा, सो अल्फा केम आउट। इसको हमने समेशन फॉर्म में लिखा, तो दिस इज i इक्वल्स टू 1 to n mi ri square अल्फा। अब ये देखिए एक्सप्रेशन फिर से पहले हमने देखा था, ये एक्सप्रेशन असल में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा i, और फिर टॉर्क का फार्मूला बनेगा i into अल्फा। अब गौर कीजिए कि पिछली बार जब हमने लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट किया, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था, तो उसको हमने रिलेट किया था लीनियर मोमेंटम से, कि लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमको मिला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, जैसे इधर मास है इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे इधर लीनियर वेलोसिटी है वैसे इधर एंगुलर वेलोसिटी। अब जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है उसको अगर हम कंपेयर करें, सो फोर्स वाज मास इनटू एक्सेलरेशन। लीनियर में हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लेते हैं, और यहाँ टॉर्क जो आ रहा है वो i इनटू अल्फा आ रहा है, जैसे इधर मास है वैसे इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे इधर लीनियर एक्सेलरेशन है वैसे इधर एंगुलर है। सो समवॉट सारी चीजें इसमें एनालॉगसली मिलती जा रही हैं। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर योर टॉर्क। अब इसके बाद एक रिवीजन लेते हैं जो हमने इससे पहले 11th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया है, एंड दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का फिक्स हो जाना, कांस्टेंट हो जाना, जो ना बदल सके, ऐसी चीज को फिजिक्स में कहते हैं कंजर्व हो गई है। और बेसिकली 4 से 5 चीजें फिजिक्स में ऐसी हैं जो कंजर्व क्वांटिटी है। मास इज वन ऑफ देम, चार्ज है, लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है और एनर्जी है। तो अभी फिलहाल हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उससे अगर हम इसको रिलेट करेंगे
तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिवीजन देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा हो, किसी भी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होता तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब उसका मोमेंटम फिक्स हो जाता है, ना तो बढ़ता है ना तो कम होता है। ओके, अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो रहा हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब इस बात को हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, नाउ लेट अस टेक द डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा dp by dt और यहाँ हो जाएगा d by dt ऑफ mv। अब अगर मैं m को बाहर ले लूं और dv by dt लिखूं, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस वजह से हम dv by dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a। तो पहले हमारे पास था m dv by dt, हमने dv by dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को लिख दिया एक्सेलरेशन, तो this becomes m into a। now what is mass into acceleration? yes, it is the external force। तो external force हो गया आपका dp by dt के बराबर। अब कंडीशन क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम लगाने की, एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो ले लिया, मतलब इस जगह पर हमने एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर जीरो पुट किया, तो dp by dt जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। अब याद कीजिए d by dt of p is zero, मतलब p का जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है। और डेरिवेटिव मैथमेटिक्स के अंदर हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। अगर हमें डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जो कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटीज के डेरिवेटिव हमेशा जीरो आते हैं। अब अगर ये कंडीशन यहाँ लगा दी जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ p, मतलब लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका आंसर आ गया कि डेरिवेटिव जो है वो जीरो आया है, इस वजह से लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये कब कांस्टेंट हुआ, तो उसके सबसे पीछे बुनियादी वजह जो है वो ये था कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट जो है वो नहीं हो रहा हो तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। ये तो एक मैथमेटिकल समझने का तरीका हो गया। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है फिजिक्स में। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है कि ये ट्रॉली है, इसके ऊपर दो मासेस रखे हैं 10-10 केजी के, और 10 केजी की खुद एक ट्रॉली है। ओके, तो दिस इज 10-10 केजी, ये 10-10 किलो के दो मासेस हैं, 10 केजी की एक ट्रॉली है, and it is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। सो सारी चीजें मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए सिंपल वैल्यूज लिए हैं। सो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका क्या मोमेंटम है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस यू कैन से ट्रॉली, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके तीनों मासेस को ऐड करूंगा, 10 10 और 10, दैट बिकम्स 30, और ये इसकी वेलोसिटी है। तो मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, so that is 30 into 10, that is 300। so what I got is कि भाई इसका जो मोमेंटम है वो 300 kg मीटर पर सेकंड है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं इसमें से 10 kg उठा लेता हूँ, मतलब ये चलती ट्रॉली में से एक पर्टिकुलर तरीके से हमने क्या किया, 10 kg उठा लिया। जब 10 kg उठा लेंगे तो अब मास कितना रह जाएगा, 10 kg and 10 kg, that is 20 kg। 10 kg and 10 kg, that is 20 kg। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो आप बोलो वेलोसिटी 10 ही रहेगी। तो अगर 10 रहेगी तो सोचिए जरा, ये कितना है 10, ये कितना है 10, 10 और 10 कितना हो 20, इसका मतलब इसका मास हो गया 20। वेलोसिटी अगर आप इसकी 10 कहते हैं तो 20 into 10 comes out to be 200। ये मास 10, ये मास 10, so total mass is how much, 20। और अगर आप ये कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी 10 ही रहेगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 into 10, that comes out to be 200। लेकिन कितना था इसका मोमेंटम, 300। तो अभी लॉ बताइए, लॉ में क्या लिखा था कि 300 अगर उसका जितना मोमेंटम है उतना ही रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो। तो जब मैंने इस ब्लॉक को हटाया तो मैंने कोई फोर्स थोड़ी लगाया, खाली बस एक प्रोसेस के जरिए सोचिए कि निकल गया। तो अगर इसका मास कम हो गया तो इसका मोमेंटम तो 300 ही रहना चाहिए था।
तो अगर हम ये कहेंगे नहीं इसका मोमेंटम 300 रहता है, तो देखिए क्या होगा, मोमेंटम हमने ले लिया 300, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी इज 300। अभी मास कितना बचा, तो मास बचा 20, तो 20 into v is equals to 300। अगर हम इसको सॉल्व करें 20 को उधर ले जाएं, so the answer comes out to be 15 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। सो ये जो वेलोसिटी जो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, अभी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। क्या सेम है या बढ़ गई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए भी हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ इस बात को आपको समझाता है कि मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा। आएगा समझ में, वो चेंज नहीं होगा कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो। ओके, तो हमने यहाँ पर पहले 30 केजी लिया था और 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी ली थी, हमने मोमेंटम 300 कर दिया, तो अब उसका मोमेंटम 300 ही रहेगा, अब ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन जैसे आप उसमें से 10 केजी निकाल देंगे, तो मोमेंटम को 300 मेंटेन करने के लिए कि मोमेंटम 300 ही रहे, उसको उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकंड। अब जरा सोचिए कि अगर ये 15 है 15 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 10 और 10, तो दिस इज 20 into 15 300। इसका मतलब 300 को मेंटेन करने के लिए उसको अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। ओके, तो दिस इज वन केस। अब दूसरा केस सोचते हैं। अब वैसे मैंने पहले बताया कि मैंने यहाँ से एक मास निकाल दिया था, अब अज्यूम कीजिए कि इसमें मास पुट कर दिया, मतलब 45 केजी का मास और इस पे डाल दिया। तो अब अगर मैं टोटल काउंट करूं तो 10 केजी 10 केजी 10 केजी एंड 45 केजी, सो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 75 केजी। मतलब ये कितना हो गया, 75 केजी हो गया। अब कोई मुझसे पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी अगर मुझे पता लगाना है तो मैं क्या बात ध्यान में रखूंगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी पर एक्ट हुआ ही नहीं, मतलब इसका लीनियर मोमेंटम अभी भी कितना है, 300 है। तो 300 को मेंटेन करने के लिए इसका मोमेंटम उतना ही है। देखिए क्या होगा, मोमेंटम को 300 ही रखना है, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज 300, मास इज 75 नाउ, तो 75 इज इक्वल्स 300, सो v comes out to be how much, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, अब इस पूरे एग्जांपल को ध्यान से समझने की कोशिश की। पहले केस में हमने कहा कि भाई मोमेंटम 300 बॉडी का फिक्स है, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाते तो इसका 300 का मोमेंटम फिक्स हो जाएगा, अब ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अगर बॉडी के अंदर से मास निकलता है, थोड़ा सा मास कम हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और मास अगर बढ़ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ध्यान में क्या रखना है कि जब लीनियर मोमेंटम का लॉ हम लगाते हैं, तो किसी भी बॉडी का अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसमें अगर तुम मास ऐड करोगे, तो उसमें मास ऐड करोगे तो उसकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। जब उसके अंदर से मास निकाल दोगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये बात भी बेटा ध्यान में रखना है कि एक तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि वेलोसिटी चेंज तभी होती है जब हम फोर्स लगाते हैं। ओके, न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। 10 मीटर पर सेकंड था, 15 मीटर पर सेकंड हो गया जब उसमें से मास निकाला, और 4 मीटर पर सेकंड हो गया जब उसमें मास ऐड किया। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से नहीं, बल्कि लीनियर मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो दिस इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पर हम लीनियर मोमेंटम की मदद से वेलोसिटी को चेंज करके बता सकते हैं। जनरली लीनियर मोमेंटम का जो इस्तेमाल होता है वो कोलिजन केसेस में बहुत ज्यादा होता है। जब हम कोलिजन की स्टडी करते हैं, वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट उसका हो चुका है, अभी तो आपको 12th में नहीं आने वाला। सो कोलिजन के केस में बहुत ज्यादा बेटर रोल प्ले किया करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि दिस इज समवॉट रिलेटेड विद एंगुलर मोमेंटम। याद क्या रखना है, दो तीन मोटी-मोटी बातें जो मैं आपको बता दूं। लीनियर मोमेंटम ये स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये स्टेट करता है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो, किसी भी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो रहा हो, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है।
तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लें तो किसी भी बॉडी का अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसमें अगर तुम मास ऐड करोगे, अगर तुम उसमें मास ऐड करोगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर उसमें से मास निकालोगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो दिस इज द लॉ। अब इसी चीज को अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं वो देखते हैं। ओके ना, तो जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टडी कर लिया था, अब आते हैं इसी बात पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं। दोनों को बिल्कुल सामने रखना है। इफ f एक्सटर्नल इज 0 देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। वैसे हम यहां पे लिखेंगे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब इसको प्रूव करने के लिए जैसे वहां पर हमने प्रूव लिया था वैसे एक सेम प्रूफ लेते हैं। हम यहाँ लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम का फार्मूला फॉर अ पार्टिकल r क्रॉस p है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, जैसे वहां पर हमने डेरिवेटिव लिया था, तो डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस p। अब जब हम प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है। पहले को रख के दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को रख के पहले का डेरिवेटिव। बट एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डेरिवेटिव लेते वक्त पोजीशन को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस p लिखता हूं तो r बार को रख के dp/dt का डेरिवेटिव लूंगा, फिर प्लस dr/dt को रख के p का डेरिवेटिव लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने नॉर्मल मैग्नीट्यूड वाले स्केलर फॉर्म वाला डेरिवेटिव निकाला तो उसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर r का नहीं आप p का डेरिवेटिव निकालना है तो r अपनी जगह पर ही होगा, फिर p का डेरिवेटिव आप लिखेंगे, फिर आप r को अपनी जगह पर ही रखेंगे। जब डेरिवेटिव r का निकालेंगे पोजीशन वही रहेगी। देखिए दोनों जगह पर मैंने r p इसको चेंज नहीं किया है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आते हैं आगे वाले पार्ट पर। r बार dp/dt इसको रखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, फिर dr/dt और फिर p का डेरिवेटिव निकाला, सॉरी dr/dt और फिर p को रख दिया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो लीनियर वेलोसिटी बन जाता है। इसका अगर ये टर्म तो आपका क्लियर लीनियर वेलोसिटी बनेगा। दूसरी चीज अगर हम यहां पर आए तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम असल में क्या होता है, तो वो फोर्स होता है। तो फोर्स का एक फार्मूला आपको ये मालूम होगा कि फोर्स का एक फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है। एक और एक फार्मूला है प्रैक्टिकल फार्मूला, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये भी याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, तो इधर फोर्स आ जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैंने एज इट इज रखा, और दिस इज माय लीनियर मोमेंटम। हम ये जानते हैं लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो हमने इसको मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया। अगले स्टेप में यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते हैं v बार का v बार के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो नल वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर आता है। तो v बार का अगर v बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा जीरो। तो ये टर्म तो हमारा चला गया। अब हमारे पास बचा r क्रॉस f। अब r क्रॉस f पिछले एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था, किसका फॉर्मूला है, टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, मतलब d/dl/dt का वैल्यू कितना आया, टॉर्क के बराबर है। अब मैंने आपसे क्या कंडीशन बोला था कि टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब टॉर्क जीरो है। तो अगर यहाँ टॉर्क जीरो पुट कर देंगे तो dl/dt जीरो हो जाएगा, मतलब l का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव में किस पर्टिकुलर टर्म का डेरिवेटिव जीरो आता है, जो कांस्टेंट होती है, इसका मतलब l जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरीके से हमने मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम को प्रूव किया था कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो मोमेंटम कंजर्व होता है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ आपने एग्जांपल दिए हैं तो यहाँ इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। तो आपको बहुत आसान एग्जांपल में देता हूँ, आपको याद रखना, ये बुक के अंदर भी दिया हुआ है। तो एक सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि एक डांस का फॉर्म आता है जिसे बैले डांसिंग कहते हैं। अब बैले डांसिंग के अंदर जो डांसर्स हैं वो सर्कुलर या रोटेशन मोशन करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि ये रोटेशन मोशन कर रहा है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबव, ओके, ये रोटेशन मोशन कर रहा है। अब अगर इसको अपनी एंगुलर स्पीड बढ़ानी है,
इसको घूमने की रफ्तार बढ़ानी है या कम करनी, तो ये कैसे करेगा? बहुत आसान तरीका है, ये इस तरीके से घूम रहा है, अपने हाथों को उसने ऐसा स्ट्रेच करके रखा है। अब क्या करेगा, जैसे ही अपने हाथों को इस तरीके से फोल्ड कर देगा तो सारा का सारा मास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ जाएगा, और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये कैसे, आपको एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। सपोज करो अगर ये उस डांसर की स्ट्रेच पोजीशन है और स्ट्रेच पोजीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एग्जांपल 10 है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी 10 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, मतलब 100 हो जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है अपने दोनों हाथों को ऐसा स्ट्रेच करके, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है और एंगुलर वेलोसिटी भी 10 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I into ओमेगा, दैट इज 10 10 100। अब लॉ क्या बोलता है कि 100 का एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो जाएगा। जैसे इधर था 300 फिक्स हो गया था, वैसे यहां पर भी होगा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 100 फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए बेटा, अब अगर मान लीजिए कि ये अपने हाथों को ऐसा स्ट्रेच था ना, अब ऐसा फोल्ड कर देता है, तो जब ये अपने हाथों को फोल्ड कर देगा तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स, बॉडी के सारे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक आ जाएंगे। जब सारे के सारे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल नजदीक आ गए तो ऐसे वक्त में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द shape, size and the configuration of the particle. It depends on the distance from the axis of rotation. तो अगर नजदीक आ गए सारे के सारे पार्टिकल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होके कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो अब इसका ओमेगा कितना रहेगा, क्या इसका ओमेगा 10 ही रहेगा? नहीं, हमने क्या बोला था कि इसका एंगुलर मोमेंटम 100 ही रहने वाला है, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क का एक्ट हो नहीं रहा, खाली हाथ ऐसा था, हाथ इसको उसने फोल्ड कर दिया। तो अब अगर इसको इसका ये वाला एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करना है 100 का, तो देखिए उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। अब ये हो गया 5 into ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 100। सो आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच, 20। कितनी एंगुलर वेलोसिटी थी इसकी पहले, 10। कभी जब इसने हाथ को ऐसा स्ट्रेच करके रखा था। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसका, 10। तो कितना एंगुलर मोमेंटम था उसका, 100। अब इसने अपने हाथ को ऐसा फोल्ड कर लिया। जैसे ही अपने हाथ को फोल्ड कर लेता है तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब वो तो 100 ही रहेगा। अगर ये अपने हाथों को स्ट्रेच कर लेता है बेटा, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 से 5 हो गया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 को मेंटेन करने के लिए 20 हो जाएगी, मतलब ये और तेजी से घूमेगा। तो जिस तरीके से यहां मैंने आपको बताया था कि जब मास कम हो रहा था तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही थी, जब मास बढ़ रहा था तो लीनियर वेलोसिटी कम हो रही थी। वैसी केस इधर होगा, मास की जगह पर यहां कौन आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब इसका हाथ स्ट्रेच था तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो एंगुलर वेलोसिटी 10 कम थी। जब इसने अपना हाथ फोल्ड किया तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, 10 से 5 हो गया। आई बात समझ में? तो फिर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओमेगा देखो 10 से कितनी हो गई, 20। तो सेम वही केस हुआ, जब मास कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। लीनियर के केस में जब मास कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और जब मास बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। सेम एंगुलर मोमेंटम के केस में होता है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी मान लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब अगर मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी को और तेज करना है तो ये हाथ फोल्ड करके बैठ जाए, सिटिंग पोजीशन पर आ जाए, तो सिटिंग पोजीशन पर आने के बाद और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि और नजदीक पार्टिकल हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है 1, ओके, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 हो गया है तो L कितना रहेगा, तो
तो L तो 100 ही रहेगा, मैंने भी आपको बताया था कि 100 ही रहने वाला है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। तो अब अगर ओमेगा का वैल्यू आप पूछें कि कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, L = I ओमेगा, ये 100 हो गया, ये 1 है, तो देखिए ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी ज्यादा होगी, बिकम 100 रेडियंस पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या बात समझ में आ रही है कि बिना एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किए भी आप एंगुलर वेलोसिटी कम और ज्यादा कर सकते हैं। किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से। तो अगर कोई आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है, तो वो अपने रोटेशन मोशन को कंट्रोल कर सकता है, अपने एंगुलर वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकता है। अगर वो हाथ स्ट्रेच कर देगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। जब वो अपने हाथ फोल्ड कर लेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो आपको बस वही बात याद रखनी है जो हमने लीनियर मोमेंटम में रखी हुई है। मास बढ़ेगा तो लीनियर वेलोसिटी कम हो जाती है, मास कम होगा तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। सेम यही है इस केस में, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने एंगुलर मोमेंटम को जो है वो फिक्स रखना है। ओके, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। क्लासरूम के अंदर भी मैं आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक कैपलर लॉ पढ़ा होगा, तो कैपलर्स का सेकंड लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो कैपलर के सेकंड लॉ को अगर हम कहें तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है। कैसे? तो इंशाल्लाह अगर आगे क्लास रही तो उस लेक्चर के अंदर, हम ऑफलाइन लेक्चर के अंदर उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सुपरफिशियल तौर पर आप इन दोनों को रिलेट करके ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पर एक्ट नहीं होता तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर पार्ट। अब हम रोटेशन मोशन के सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट सेक्शन बचा है, दैट इज अबाउट रोलिंग मोशन। वो भी कवर कर लिया तो हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ओके, सो आगे देखते हैं रोलिंग मोशन के बारे में।